स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक करने का कार्य करता है। यह AC के लिए कार्य करता है, DC के लिए कार्य नहीं करता। ES/EP बराबर होता है NS/NP बराबर R। R होता है परिणमन अनुपात। यदि परिणमन अनुपात का मान ग्रेटर देन 1 है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है और लेस देन 1 है तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एक ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राथमिक कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है और ये लेमिनेटेड क्रोड हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई जाती है। लेमिनेटेड इसलिए बनाई जाती है ताकि इनके बीच में भंवर धाराएं पैदा ना हो सके। उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तार अधिक मोटाई का होता है। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है, तार पतला होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक और तार पतला। सेकेंडरी कॉइल में तार मोटा, फेरों की संख्या कम होती है। ये जो बीच में लगी हुई हैं ये होती हैं क्रोड। ये नर्म लोहे की क्रोड बनाई जाती हैं और क्रोड इसलिए लगाई जाती हैं ताकि दोनों कॉइल के बीच में जो एयर का वॉल्यूम बन रहा है इसमें भंवर धाराएं, ईडी करंट्स ना बन पाए। तो इस तरह से इसका चित्र बना लेंगे। ये दो तरह का होता है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये परावर्तित दूरदर्शी है, इसमें क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण होता है। वस्तु से आने वाला प्रकाश पहले अवतल दर्पण पर पड़ता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर M2 पर पड़ता है, M2 से रिफ्लेक्शन के बाद फिर जो है दूरदर्शी की नेत्रिका पर जाता है। तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद इसको जैसे पीछे बढ़ाएंगे और इसकी मुख्य अक्ष पर इस तरह से इसका अंतिम प्रतिबिंब A2B2 बनता है। ये वस्तु है, ये इससे परावर्तन के बाद M2 से परावर्तन के बाद एक प्रतिबिंब बना A1B1 और फाइनल प्रतिबिंब बनता है इसका A2B2। इसमें परावर्तित दूरदर्शी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो परावर्तक तलों का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। ऐसा करने के दो फायदे हैं। एक तो काफ़ी दूर स्थित वस्तुओं से भी प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब तक दूरदर्शी का द्वारक बड़ा नहीं होगा तब तक दूर स्थित वस्तुओं का प्रकाश इसमें प्राप्त ग्रहण नहीं किया जा सकता और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। एक फायदा ये होता है कि डबल रिफ्लेक्शन के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो चमकदार बनता है, स्पष्ट बनता है। तो ये है परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख। इस तरह से इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा A2B2। क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर जैसे ही श्वेत प्रकाश पुंज आपतित होगा तो इससे अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी बैंगनी की और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी लाल की। प्रत्येक प्रिज्म कोण जो होता है 60 अंश का होता है और तरंग दैर्घ्य के आधार पर ही ये रंगों में बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम को इसे निम्न प्रकार, इसको हम निम्न ट्रिक से लिख सकते हैं। ट्रिक है बै जानी हपी नाला। इसमें बढ़ता क्रम है तरंग दैर्घ्य का, बै का मतलब बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरह से ये प्रिज्म द्वारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। तो जब किसी पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर से विकिरण प्राप्त कर उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो वो वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकने के बाद अपने वापस उसी निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस आ जाते हैं। ये घटना कहलाती है प्रतिदीप्ति। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मितव्ययी ऊर्जा स्तर बन जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कुछ समय के लिए या कई बार कई घंटों तक वो वहाँ पर रुक जाते हैं और वापस जब आते हैं तो वो जो एनर्जी उन्होंने यहाँ से प्राप्त की थी, विकिरण से प्राप्त की थी, वो उसे छोड़ते हुए वापस आते हैं और इस तरह से एक चमक पैदा होती है। इस घटना को कहते हैं स्फुरदीप्ति। सुना है कि जो भ्रांतियां हैं कि मृत घाट में या शमशान घाट में आग जल रही है, रात को भूत प्रेत आग जला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरी मिथ्या है, प्योर वहाँ पे साइंस है। स्फुरदीप्ति की घटना के द्वारा
ये घटना होती है। जो फास्फोरस होता है हड्डियों का, वो हड्डियों का फास्फोरस बाहर से विकिरण प्राप्त कर लेता है। विकिरण प्राप्त करने के बाद वो मितव्ययी ऊर्जा स्तर पर वो एनर्जी रुक जाती है, और जब वो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो वो उस एनर्जी को छोड़ते हुए आते हैं, और रात में ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आग जला रहा है, जबकि वो घटना होती है स्फुर्दीप्ति की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नाभिकीय समीकरणों को पूरा कीजिए। तो इस तरह से नाभिकीय समीकरण आपको दिया हुआ होगा और यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन मार्क। तो इसको करने का जो आसान तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं का सभी का परमाणु क्रमांक जोड़ लेंगे, और राइट हैंड साइड में जो इसका डिफरेंस बनेगा, जो दिए हुए का डिफरेंस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उस एटम को लिख देंगे। जैसे ये है 80 + 1 81, यह 79, तो 2 अंतर आया, और 2 होता है हीलियम का 2He4। अब ये ऊपर का देख लेंगे, 200 + 1 201, 170 197 + 4 201 हुआ। दूसरा है 13 और 2 15, 15 ये ऑलरेडी है, तो 0 किसका होता है 0N1। अब देख लेंगे 27 4 31, 30 और 1 31। इसी तरह से यूरेनियम का यहाँ 2 आया है, कितना डिफरेंस बना 90 होता है थोरियम का 90, और ये डिफरेंस बना था 4, ये आ जाएगा 2 3 4। इसी तरह से 4 और 2 6, ये आया 0, तो यहाँ ऐसा परमाणु आएगा जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो 6, ये आया 9 4 13, एक ऑलरेडी इधर आ चुका है, ये आना चाहिए 12। इसी तरह से सोडियम 11, यहाँ आया 12। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ एक क्या हुआ बढ़ा है, तो ऐसा आएगा बीटा कण का परमाणु क्रमांक -1 होता है, ये 0 होता है, लेकिन जब भी बीटा कण आएगा इसके साथ आ जाएगा एक न्यूट्रिनो। अब देख लेंगे 11 12 - 1 11, 24 24 0 24। तो इस तरह से नाभिकीय समीकरणों को आसानी से क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को एक आसान ट्रिक से याद किया जा सकता है। इसमें इसका सीक्वेंस बन सकता है इस ट्रिक के द्वारा, ला बाप ब्रेक फास्ट। ला फॉर लाइमन, बा फॉर बामर, पा फॉर पाशन, ब्रैकेट एंड फुंड। 5 श्रेणियाँ होती हैं। लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में, बामर दृश्य भाग में, पाशन श्रेणी अवरक्त भाग में, ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त भाग में, और फुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से अनंत ऊर्जा स्तर तक किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो वो लाइमन श्रेणी, दूसरे ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो बामर श्रेणी, तीसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचने पर पाशन, चौथे ऊर्जा स्तर में ब्रैकेट, पांचवें ऊर्जा स्तर में फुंड। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो प्रकाश के विभिन्न भागों में प्राप्त होती हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। आंसर है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके 2 कारण हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। दूसरा कारण है आँख के गोले का व्यास बड़ा होने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से प्रतिबिंब वस्तु का रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये 2 कारण हैं। निवारण क्या है, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। ये अवतल लेंस का एक चश्मा पहनना पड़ेगा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है या अपसारित करता है, और ये जो प्रकाश किरणें रेटिना से पहले मिल रही हैं इनको वो डाइवर्ज कर देगा या फैला देगा, और इस तरह से ये थोड़ी आगे जा कर के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी और इस तरह से वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। आंसर है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण है, इसके 2 कारण हैं। नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा कारण है आँख के गोले का व्यास कम हो जाना। आँख के गोला जो है इसका व्यास कम हो जाने से नेत्र लेंस तथा रेटिना का बीच की दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये 2 कारण हैं। निवारण है उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का
उपयोग करके दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है या इसको एक अंदर की ओर मोड़ देता है, वो प्रतिबिंब रेटिना पर इसका बन जाता है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर है इसका, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। जैसे ये वायु है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कांच है और उसके बाद है फिर वायु। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होती है और एक माध्यम यानी वायु से कांच में जाती है और फिर ये जो प्रकाश किरण है ये है आपतित प्रकाश किरण, ये अभिलंब है और ये जो इस बिंदु से इधर को आई है ये हो गई अपवर्तित प्रकाश किरण। ये अपवर्तित प्रकाश किरण इस तल के लिए आपतित प्रकाश किरण का काम करती है और ये हो जाती है निर्गत प्रकाश किरण। निर्गत प्रकाश किरण। एक बात और याद रखनी है, जब कोई प्रकाश किरण विरल यानी वायु जैसे विरल है, कांच सघन माध्यम है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना उसको यहाँ चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी तरह से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्योंकि जाना इसको यहाँ चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल पथ था, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका कारण ये है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से ये है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। क्वेश्चन है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो ये है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये फोकस की डबल दूरी है। फोकस और पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य फोकस कहलाती है। ये वस्तु सीधी रखी है और इसका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। ये प्रकाश की आपतित होने की दिशा है। इसमें जो चिन्ह परिपाटी है उसमें ये ध्यान रखना होता है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती है। अगर इस तरह से मापी जा रही हैं तो धनात्मक होगी, विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अगर यहाँ से इधर को मापी जा रही हैं तो ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां या लंबाइयां धनात्मक, जबकि नीचे की ओर मापी गई लंबाइयां ऋणात्मक होती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस होने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये एक मिरर है, मिरर का ये चिकना तल है जिसको परावर्तक तल बोलते हैं। इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण AP को आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और ये जो किरण वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, इसको कह सकते हैं PV। और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही हैं और एक ही तल में मिल रही हैं, पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। 60 अंश अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण ΔM, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण E। तो इस चित्र की सहायता से हम इन सब के बारे में आप क्या है समझ लेंगे और
पहला है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इसमें a की वैल्यू रखेंगे 60, डेल्टा m की वैल्यू ज्ञात करनी है, n दे रखा है √2, तो इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आंसर जाएगा डेल्टा m बराबर 30 डिग्री। इसी तरह से आपतन कोण बराबर, आपतन कोण क्या है, ये आपतन कोण है आई से इसकी कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा m की वैल्यू रखेंगे 30 अपॉन 2, 90 अपॉन 2 45। इसी तरह से थर्ड है अपवर्तनांक कोण r बराबर है, r बराबर इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे a बाई 2 से। a की वैल्यू है 60, 60 बाई 2 30 डिग्री। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, निर्गत कोण E बराबर हो जाएगा आपतन कोण I, इसलिए I की वैल्यू आई थी 45, निर्गत कोण हो जाएगा 45 अंश। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच जिसका अपवर्तनांक है 3/2 के द्विउत्तल लेंस PQ को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल जिसका अपवर्तनांक है 4/3 में डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस भाग की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये लेंस है PQ और इसको जो है PQ के अनुदिश तरह से काट करके ये भाग बना है और इस भाग को जल में डुबोने पर इस भाग की फोकस दूरी क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में R1 10 था, R2 भी 10 था। ये अगर R1 है ये और ये R2 है तो ये दोनों 10 थे, लेकिन यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये R1 है और ये है R2, तो R1 10 रहेगा, लेकिन जो समतल पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। तो इसको जब जल में डुबोया जाता है तो जल में डुबोने पर कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा WNG बराबर हो जाएगा ANG अपॉन ANW। इसकी वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 9/8। जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी होगी 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 सूत्र से। तो n की जगह रखेंगे WNG -1 1/r1 1/r2। 9/8 -1 1/10 -1/∞। 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/80 बराबर f बराबर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आंसर। एक प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म कोण A तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये दे रखा है कोसेक a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a/2। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 इधर 1 बचा, 1 को लिख सकते हैं साइन 90 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 या a प्लस डेल्टा m बाई बराबर आ जाएगा 180 या डेल्टा m बराबर 180 माइनस a। आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभ के विखंडन क्या है। तो किसी भी भारी नाभिक का टूटकर 2 हल्के नाभिकों में स्थायी नाभिकों में बदलना कहलाता है नाभ के विखंडन। नाभ के विखंडन में क्या है, अत्यंत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें अब सवाल है कि इसमें न्यूटन का ही यूज क्यों किया जाता है। न्यूटन का यूज इसलिए किया जाता है कि जैसे ही न्यूटन का यूज करेंगे तो जो मेन परमाणु है जिसका विखंडन होता है उसको क्या है, वो उसका क्रांतिक द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। जैसे ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, यूरेनियम 292 236 ये अनस्टेबल परमाणु बनेगा और ये प्राप्त कर लेगा यूरेनियम क्रांतिक द्रव्यमान को। इस तरह से जैसे ही क्रांतिक द्रव्यमान प्राप्त करेगा इस पर ये स्टेबल नहीं रह पाएगा और 2 नाभिकों में टूट जाएगा, बेरियम और क्रिप्टन में। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी मिलेंगे और अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी।